नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लेकिन अब पहाड़ के युवा भी ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। स्थिति तो ये है कि शिक्षा का हब कहे जाने वाले देहरादून समेत प्रदेश भर में नशा तेजी से फैलता जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रदेश में साल दर साल बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही नशे की खेप है। नशे का कारोबार सिर्फ प्रदेश के मैदानी जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार चुका है। साल 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में से मई 2024 तक प्रदेश में एनडीपीएस के 572 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में 692 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने साल 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर न सिर्फ नशीला पदार्थ बरामद किया जा रहा है, बल्कि बड़े स्तर पर नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी भी हो रही है। बावजूद इसके नशा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। इसके चलते युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सैकड़ों किलो अफीम, चरस, डोडा जब्त किया जा चुका है। उत्तराखंड के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल शर्मा बताते हैं कि अब तक उन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया है और इसकी शपथ भी दिलाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या है, नशे की लत का असर किस तरह परिवार जीवन पर पड़ता है और इसका क्या समाधान है। इसे समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुकुल शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं। देवभूमि एक ऐसा प्रदेश जहां देवताओं को पूजा जाता है, जो एजुकेशन हब है, और अगर युवाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा युवक कैपेबिलिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, पर वो युवा जो है अब नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इन सब चीजों? देखिए, बहुत ही दुखद है। पिछले 24 साल के हमारे इस युवा उत्तराखंड में अगर हम देखें तो लगातार पहले ग्राम्स में हम कभी पकड़ते थे और हमें ये न्यूज में देखने को मिलता था या सुनने के लिए कि ग्राम में पकड़ी जा रही है, और आज उसको हम किलो में देख रहे हैं कि 14 किलो, 12 किलो, 10 किलो में, किलोज में, एक बड़ी मात्रा में ये नशा हमारे इस राज्य में आ रहा है जी। और इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और बहुत बड़े स्कैम एंड स्कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं जी। एक युवा जो कि IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनता कभी लाइफ में, वो जब नशे में जाता है, बहुत छोटी बात है, वो नशे में चला जाता है, तो उसके भविष्य के साथ साथ उसका परिवार, हमारा समाज और हमारा पूरा राज्य को भी बहुत क्षति होती है। हमने देखा है कि बहुत सारे युवा जब नशे में होते हैं तो एक माँ 12 बजे तक वेट करती है, पूरी रात वेट करती है उसका, और वो पूरा परिवार जो उसके सपने थे वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। हम पिछले बहुत सालों से लगातार लोगों को शपथ दिला रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप ना नशा लेंगे, ना नशा किसी को लेने देंगे। इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन कॉल किया है कि ये लोग बेच रहे हैं। हमने पुलिस को उसको इन्फॉर्म किया है और लगभग 146 लोगों की पिछले 3 साल में हम लोग के माध्यम से गिरफ्तारी भी हुई है। उत्तराखंड जेलों में हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो नशे के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जिनको एनडीपीएस के थ्रू वहाँ गिरफ्तार किया गया था, और जो युवा भी हैं हमारे, जो फंस गए हैं, जो पैडलर्स बन गए, उनको वहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और वहाँ से निकालने के बाद जब आम सभा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और उनको जॉब नहीं मिलती है और सोसाइटी बोलती है कि आप जेल में थे जी, तो उनको हम कुछ कंपनीज के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ये मिशन है सांख्योग फाउंडेशन की तरफ से, जो युवा हैं जो 12 साल से 30 साल के बीच का है, कि वो नशा नहीं ना ले, वो शपथ लेगी हम नशा नहीं लेंगे और ना ही नशा लेने देंगे। बिल्कुल। उत्तराखंड की हम जब बात कर रहे हैं, आखिर वजह क्या मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि एजुकेशन हब है, यहाँ सिर्फ उत्तराखंड के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए आते हैं, क्या वजह मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नशा बढ़ता चला जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप शपथ भी दिला रहे हैं, जब्त भी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं? देखिए, सांख्योग फाउंडेशन का जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है पिछले 22-23 साल में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूथ, जो 87% यूथ अभी यहाँ पर है हमारे देहरादून में, जो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल में पढ़ता है, तो उसका जो पहला सबसे बड़ा सहायक या मोटिवेटर होता है वो उसके माता पिता हैं। उनसे कनेक्शन टूटता जा रहा है जी। और यहाँ पर लोकल गार्जियंस के नाम पर मैंने देखा है कि 3 या 4% ही लोकल गार्जियन हैं जो उन पर निगाह रख पाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो उत्तराखंड से, कुमाऊं से, गढ़वाल से जो बच्चे हमारे यहाँ इस शहर में, इस राजधानी में आते हैं, तो उनको लगता है कि मैं अब्रॉड में आ गया हूँ और मैं घूमूंगा, मस्ती करूंगा और एंजॉय करूंगा। तो उनके पास मोटिवेटर्स नहीं है, और माता पिता का जो कनेक्शन सबसे पहले अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। जो उनका एसेट है, जो संपत्ति है, उनका बच्चा है, वही उनका भविष्य है, तो उसको शायद वो संपत्ति नहीं मानते
और उनके माइंड में ये होता है कि हम बच्चे को इंजीनियरिंग मेडिकल करा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं उसको, और हम क्या कर सकते हैं। तो संस्कार सभ्यता जो डालना चाहिए था वो डालने में थोड़ी कमी हो रही है। इसकी वजह से बच्चा जो बाहर के लोग हैं, जो यहाँ पर स्कैम करने आए हैं, बड़े लोग जो कि आसपास के लोग ही हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, उनके चुंगल में आ जाता है। बहुत छोटी बात, अगर बच्चे का कोई ब्रेकअप हो गया है, या वो फेल हो गया है, या किसी ने उसे कुछ बोल दिया है, या उसके पास बुलेट नहीं है, या कोई गाड़ियों से आ रहे हैं उसके पास गाड़ी नहीं है, तो अपने को बहुत छोटा फील करता है। और बहुत छोटी बात में लोग उसको बोलते हैं कि तू ममाज बॉय है, तू बड़ा हो जा, ये बहुत छोटी बातें हैं, हमें ड्रग्स करना चाहिए, हमें शराब पीनी चाहिए, हम बड़े हो गए हैं, बहुत मजा आता है। तो एक बार उसे गिरफ्त में जाने के बाद वो उसमें फंसता चला जाता है, और उसके बाद वो स्कैम एंड स्कैंडल उसे चोरी भी कराते हैं, उससे घड़ी भी मांगते हैं, उससे फ़ोन भी ले लेते हैं, वो जो भी उसके पास से वो ले लेते हैं। और जब वो बिल्कुल खाली हो जाता है दिमाग से, अपने पैसे से, तो उसको पैटलर तक बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, हमने लगभग 300 लोगों की काउंसलिंग की है जो पैटलर बन गए थे, उसमें से काफ़ी लोगों को निकालने का हमने प्रयास किया है। तो जो कनेक्शन माता पिता का है, जो समाज का है, जो मामा चाचा बुआ पड़ोसी का हुआ करता था, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई है। अच्छा, आपने कहा यहाँ पर जो लगातार जो समाज से कांटेक्ट है वो कटता जा रहा है, एक संस्कार भी हो जाते हैं जो देने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ये सबसे लाइमलाइट वाली जगह है। अगर बात करें नाइट लाइफ के हिसाब से, यहाँ बहुत ज़्यादा क्लब्स और पब्स का कल्चर आ गया जो कभी हुआ नहीं करता था, और यही चीज़ शायद युवाओं को आकर्षित करे। क्या आप मानते हैं कि ये सब होना भी एक शहर में इसको बढ़ावा देता है? देखिए, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर हम सर्वे रिपोर्ट्स की बात करें, हमारे खुद की IAPC की बात करें, तो लगभग 57% जो पब, जो नाइट घूमने का, नाइट आउट का है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आया, जैसे कि बच्चा रात भर घूम रहा है, और बहुत सारे जो डिप्रेशन के लोग हमारे पास आए, वो जब हमने उनको डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि हम सुबह 4-5 बजे तक या तो बाहर रहते हैं या स्क्रीन टाइम पे रहते हैं। तो जब आप 2 या 4-5 घंटे सो ही नहीं रहे हैं, आप प्रॉपर अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समय नहीं दे रहे हैं, आप मेडुला माइंड को समय नहीं दे रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, तो आपके सोचने की और समझने की शक्ति चली जाती है। तो उससे फिर जो कुछ भी गड़बड़ होती है वो आपके सामने है कि हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, डिसऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। अभी कुछ साल पहले हमारे देहरादून से बहुत सारे कॉलेजेस से 40% तक ड्रॉप आउट हुआ था, मतलब फेल हो गए थे या ड्रग्स में चले गए थे। अभी कुछ सालों से थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं वहाँ पर समाज के लिए। अदरवाइज पब का होना, या अभी हम देख रहे हैं कि देहरादून में लगभग 39 शराब की लेटेस्ट बड़ी शॉप खुल गई हैं, जो कि एक शॉपिंग की तरह है। तो ये बहुत ही खराब बात है। और कुछ शराब की दुकानों को, मतलब हमने देखा है वहाँ जाके, एक दुकान मैंने बंद भी कराई है, वहाँ पर देखा है कि उनका एड्रेस जो है वो हाईवे का है, लेकिन वो शहर के बीचों बीच खोल के बैठे हुए हैं, जिसका संज्ञान DM साहब ने भी लिया था और बाकी लोग भी ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। अभी अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 महीने में 242 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आया है, जो कि गवर्नमेंट के पास गया है। तो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट करना, हमारे जो युवा लोग हैं, जो हमारा भविष्य है, तो उनसे इस तरह से रेवेन्यू लेना भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बनता है। उनकी इंटेंशन अच्छी है, बट काम करने का तरीका पे थोड़ा उनको समझने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने कुछ टर्म्स का जिक्र यहाँ पर किया। आपने डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, फोबियाज, ये ऐसे शब्द थे जो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनको ओपनली डिस्कस करना पहले संभव नहीं था, लोग नहीं कर पाते थे। आज इतनी ओपननेस होने के बावजूद भी क्यों इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा रहा है? क्यों पेरेंट्स इस बात को समझने को तैयार नहीं है, कनेक्ट बनाने को तैयार नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनका सोल्यूशन भी हो सकता है? 91% केसेस के अंदर एक बहुत बड़ा शब्द निकल के आया था, उसे कहते हैं शर्म। हम लोग क्वालिफाइड हैं, आजकल सबके पास पैसे हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास प्रॉपर्टी है, सब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जैसे ही सामाजिक मुद्दा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, ब्रेकअप या डाइवोर्स, ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो हम बाहर कहने में इस बात को बहुत शर्म महसूस करते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें शर्म लगती है। तो जब तक मैंने देखा कि बहुत सारे केस हमारे पास बहुत समय के बाद आए, 15 साल 16 साल के बाद, जब उसमें कुछ करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, हालांकि हमने काम करने की कोशिश की। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप 15 साल के बाद आ रहे हैं हमारे पास, आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ऐसे व्यक्ति को घर से निकाला है जो कि 45 साल से कमरे में बंद था। तो 45 ईयर्स एक बहुत बड़ा समय होता है, ये देहरादून का ही मैटर है। और आज वो 73 ईयर्स के हैं
ना उनकी शादी हुई है, ना जीवन में कुछ कर पाए। तो जब मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा फादर नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि मैं शर्म के मारे लोगों को नहीं बोल पाया, और उनकी जो काउंसलिंग के लिए या उनके इलाज के लिए पड़ोसियों ने मुझे बुलाया कि आप जाके इस बच्चे से बात करिए। तो शर्म के चक्कर में हम अपना जो जीवन है या अपने बच्चों का जो भविष्य है वो कई बार दांव पे लगा देते हैं, और ये एक बड़ी चीज़ है जो मुझे लगी कि शर्म लोग कर रहे हैं। एक शर्म है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है समाज में, जहाँ हम इतनी ओपन चीज़ों के बारे में, ओपन ड्रिंकिंग हो गया है, पब कल्चर आ गया, उसमें हम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है जब लोगों को अवेयर करने की बात हो। पिछले कुछ सालों में आपने कॉलेजेस से संपर्क किया है, स्कूल्स में आप गए हैं, एक पब्लिक अवेयरनेस लाने की कोशिश की है, और अभी हाल फिलहाल में 50,000 से ज़्यादा युवाओं को शपथ भी दिलाई है। जब आप शपथ दिलाते हैं उस वक्त क्या प्रोसेस होता है और आपकी उम्मीद क्या रहती है, उसके उम्मीद के मुताबिक क्या ऑर्गेनाइजेशंस वैसे काम कर पाते हैं? हम लोग इनिशियल फेस में छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्लास 6, 7, 8, 9 पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों का। तो हम लोग का मेजोरिटी में जो काम है एक ग्रुप का, वो 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चों का है। उनको जाके हम एक साल एक घंटा मोटिवेट कर रहे हैं, और थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ख़राब चीज़ है, और स्कूल से बाहर निकलते हुए या ट्यूशन्स में या घर के बाहर आपको किस तरीके से ये लोग जो खराब लोग हैं, जो इस तरह का बिजनेस करते हैं, छोटे बच्चों को घेर लेते हैं और बहुत प्यार से अपना शिकार बनाते हैं, ये सब उनको बताने के बाद और नुक्कड़ नाटक करने के बाद फिर उनको शपथ कराते हैं कि ना ड्रग्स लेंगे, ना ड्रग्स लेने देंगे। ये एक मुहिम है, और हम नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं। 100+ नंबर हमारे पास हैं कि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो इन नंबर पे आप संपर्क करें। उसके बाद हम लगातार उन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन सब में हम फॉलोअप भी कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसी स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हेड हैं, उनको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिनको हम लोग एम्बेसडर्स बोलते हैं। हम छोटे बच्चों को एम्बेसडर्स बना रहे हैं। हमने 400+ एम्बेसडर्स बनाए हैं अभी उत्तराखंड के अंदर, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों को, जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने एरिया के अंदर ड्रग्स नहीं बिकने देंगे, और कोई भी सहायता चाहिए तो पुलिस और हम लोग और मीडिया आप लोगों के साथ तैयार कराएं। बिल्कुल। पुलिसिंग के कितना रोल समझते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि पुलिस का बहुत अहम रोल हो जाता है जब गिरफ्तारियों की बात होती है, कंट्रोल की बात होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिसिंग भी फेल हो जाती है। इतनी सब गिरफ्तारी होने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि पुलिस का कहीं ना कहीं साठगांठ है, तभी ये चीज़ें हो रही है, उनकी प्रोटेक्शन के बिना ये नहीं संभव है। उनका कितना रोल आप मानते हैं? देखिए, पुलिस की जो इंटेंशन है वो बहुत ही पॉजिटिव है। वो नहीं चाहती कि हमारा जो प्रदेश है या जहाँ भी लोग, जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, जिस लेवल के अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं। व्यक्तिगत रूप से उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है पुलिस की, और वो चाहते हैं कि हम नशा मुक्त कर पाएँ, नशा ना बिके। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, उसमें उनका काम इतना ज़्यादा है कि वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, तो गिरफ्तारी में थोड़ा सा जो बड़ा वर्ग है, जो मेन इसके जो मुखिया हैं, जो उसको बेच रहे हैं, वो हमारी गिरफ्त में नहीं है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। छोटे मोटे पैडलर्स को हम पकड़ लेते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। तो ये इस पर थोड़े काम करने की जरूरत है, और पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस चाहती भी है। तो रोल अच्छा है पुलिस का, इंटेंशन बहुत अच्छी है, बट जितना काम हमें करना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है 2025 में नशा मुक्त करने का, उसमें काफी हद तक काम हुआ है। लेकिन ये हर किसी की जिम्मेदारी है, जन जन का आंदोलन है कि हम अपने घर में, अपने बच्चे के साथ, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, कॉलेज में अपनी जिम्मेदारी लें। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, एक जन जागरूकता की ज़रूरत है। और हम बात करें, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसमें युवा सबसे ज़्यादा शिकार हुए। हाल ही में कल का एग्जाम्पल हमने देखा, जो ये भी सामने आ रहा है कि वो सब नशे में थे, पार्टी करके वापस लौट रहे थे, और इतना भयानक एक्सीडेंट जो कोई सोच नहीं सकता है, जिसमें आप पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट अगेन हो जाती है कि आप अपने बच्चे को इतनी फ्रीडम दे देते हैं कि वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे कितने केसेस आपके सामने आए हैं जहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव या ड्रग्स के नशे में ड्राइव करते वो जान गंवा बैठे, या फैमिलीज आपको अप्रोच कर रही हूँ? देखिए, कल का जो घटना है वो बहुत ही दुखद है। उसमें 5 युवा, छठा भी अपनी ICU में है वो बच्चा, और 5 लोग दुनिया से नहीं रहे। बहुत युवा बच्चे थे। अगर उनकी ऊर्जा की बात करें तो उनके अंदर बहुत ऊर्जा थी। वो रात को उठ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ी तेज़ कर रहे हैं, गलत बात है।
तो उसी ऊर्जा को पॉजिटिव लगाने की जरूरत थी। ऊर्जा तो उनके अंदर है। और ये 6 के जो बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे परिवार से हैं। मैं खुद स्वयं वहाँ पर था, वहाँ पर। और इन दोनों जो भी दुखद हुआ है, इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। नशा, जो कि बहुत गलत है, और दूसरा तेज रफ्तार, ये भी बहुत गलत है। आप जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड की सोच भी नहीं सकते हम कि वहाँ 100+ किलोमीटर पर आवर से हम चलाएंगे जी। तो युवाओं को जो ये नशा है, जिसको ये बोलने लग गए हैं युवा, हमारे 20 साल और 30 साल के बीच के, कि ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हर घर में मम्मी पापा भी बैठ कर ले रहे हैं, बहुत सारी जगह पर ऐसा ही गलत है। ये जब तक हम बड़े लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे खुद ना लेकर, तब तक हमारे युवा इसको नहीं छोड़ेंगे, वो छुप के लेंगे। तो हमें पहले इस जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम ये नशा ना करें। और बहुत सारे लोग हमारे उत्तराखंड में ये कहने लगे हैं अब कि शराब जो है वो नशे में नहीं आती। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता, सहमत नहीं हूँ। शराब भी नशे में आती है, और कल का जो दुखद कांड है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह का नशा रहा होगा। ड्रग्स की तो आप बात ही ना करें। ड्रग्स तो एक बहुत ही खराब चीज है, जो कि हमारे समाज को, परिवार को लगातार खराब कर रही है। और हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। बहुत सारे केसेस जो उत्तराखंड में होते हैं इस तरह के ड्राइविंग के और नशे के, वो हम तक नहीं पहुंचते। मैंने फिर से आपको बताना चाहूंगा कि वो उनको शर्म लगती है कि हम जाएंगे अपने बच्चे को लेके, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं, सब लोग आजकल बहुत क्वालिफाइड हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो नहीं पहुंचते। लेकिन हाँ, 3-4% लोग पहुंचते हैं हमारे पास कि ये बहुत तेज नशा कर रहा है, या बहुत तेज चलाता है, या जिद कर रहा है। अभी हमारा नया केस है, छोटी बच्ची है, जिद कर रही है कि मुझे कार चाहिए, तो उसको हम समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग समझाने में और काउंसलिंग करने में और थेरेपी के माध्यम से वो कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे, नंबर्स नहीं पहुंच पा रहे हमारे पास। तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता की ज़रूरत है। लगातार ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। क्या वो कॉजेज़ है जो ये सबको आगे बढ़ा रहे, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? डॉक्टर मुकुल शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। और फिर से स्वागत है। लगातार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल शर्मा हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कारण है जिसकी वजह से युवा लगातार नशे की लत में बढ़ते चले जा रहे हैं, और पेरेंट्स कहाँ कमी कर रहे हैं? डॉक्टर शर्मा, हमने बहुत चीजों का जिक्र किया है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सरकार की मंशा गलत नहीं है, प्रशासन की मंशा गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक समाज सेवी, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आपने इनके साथ काम किया है बहुत क्लोजली, कहाँ कमी मानते हैं और क्या पॉसिबल स्टेप्स और लिए जाने चाहिए? देखिए, हजारों युवाओं से बहुत पूरी इंडिया में इनफैक्ट बात करते हुए जो एक बड़ा सच सामने आया है, वो है अकेलापन। और मैं देखता हूँ कि युवा में बहुत अकेलापन है, और वो जो कनेक्शन उसका माता पिता से, या माता पिता के बाद पहले, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले घर में मामा की साइड में मासी या चाचा या ताऊजी किसी से हुआ करता था, कि अगर माँ से बात नहीं कर रहा है तो किसी से बात कर रहा है। तो अभी वो जो साइड कनेक्शन है वो जीरो हो चुका है। और जो माता पिता का जो पेरेंटिंग जिसे कहते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम है पेरेंटिंग क्या है, वो अपने बच्चों को समय बहुत कम दे रहे हैं। और जो पिता का जो रोल है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, कि वो पूरा दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैसे दे रहा हूँ, स्कूल भेज रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनको 1 या 2 बच्चे आजकल हमारे हैं। एक समय था जब हमारे 10-12 बच्चे, मतलब कुछ साल पहले हुआ करते थे, बट अभी हम 1 या 2 में ही सोचते हैं कि काफी कुछ हो गया। तो 1 या 2 बच्चे, सबसे पहली चीज ये है कि जो आपकी संपत्ति है सच में, वो संपत्ति आपका घर गाड़ी नहीं है। आपकी संपत्ति आपके अपने बच्चे हैं, उनको समय दें, और उनको ये ना सोचें कि मैं डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर में काम ना करें उनके साथ, कि भाई तुम मेरी बात सुनो, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं IAS हूँ, PCS हूँ, डॉक्टर हूँ, या मीडिया का बंदा हूँ, या डॉक्टर हूँ, ऐसी बात ना करें। उनसे दोस्त की तरह रहें, उनको समझें। हो सकता है आपका बच्चा गुस्से में हो, अपनी बात को अपने डिफरेंट तरीके से कह रहा हो, उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन फिर से बात करें, उसके साथ में घूमें। अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 1 घंटा भी 24 घंटे में अपने बच्चे को दे रहे हैं, कभी आपकी पत्नी, कभी आप दोनों, और समय दे रहे हैं ठीक से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बच्चा ड्रग्स में जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी। 73% केसेस में जो ड्रग्स के लोग हैं, जो पैडलर्स बन गए, जेल गए, और जो ड्रग्स में चले गए, और जो नशा मुक्ति केंद्र में है, ये हमारे पास पहुंचे। हमने ये उनसे बात करके मालूम किया कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स तो 90% तक नहीं मालूम है कि बच्चे कौन से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, किस के पास पढ़ने जा रहे हैं, और उनके बर्थडे में कौन आने वाला है। तो पैसा दे देना या पैसा कमा लेना समाज के उस दायरे में ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। दूसरा, जो सामाजिक जिम्मेदारी है हम सबकी, वो बहुत जरूरी है। आप
जब निकल रहे हैं बाइक पे या कार में, आप देख रहे हैं कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है, कोई नीचे शराब में पड़ा हुआ है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उस इन्फॉर्मेशन को जरूर साझा करें, डरे ना। 112 है, जरूर कुछ ना कुछ होगा। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, पुलिस का रोल बहुत खराब है, सामाजिक संगठन कुछ नहीं करते, नशा मुक्ति केंद्र में बहुत एक्सपर्ट बन के आता है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। बट मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ नहीं होगा, बट कुछ जरूर होगा। कोई ना कोई 1% भी, अगर आप एक बच्चे को भी बचा पाते हैं अपने जीवन काल में, और हम सब लोग मिलके ये प्रण ले लें, तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त तो हमारा ये देश हो पाएगा, 100% हो पाएगा। बिल्कुल, आपने पैसों का जिक्र किया, और अमूमन आजकल थॉट प्रोसेस यही हो गया है, जिसके पास जितना पैसा है उनके लिए ये चीज़ें आम हो चुकी है। क्योंकि कल जो बच्चे थे जो एक्सीडेंट का शिकार हुए, उनमें से ज़्यादातर बड़े घरानों के बच्चे थे, बिजनेसमैन के बच्चे थे। ऐसे में जो लोअर क्लास होता है या मिडिल क्लास होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें बनता है कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास पैसा है, इसलिए वो ये सब कर सकते हैं, तो वो भी उस एंगल में फिट होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गैप हमने सोसाइटी में बना दिया है अमीर गरीब का, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है पेरेंटिंग के लेवल पे? देखिए, मेरा जो मानना है वो ये कि गैप पहले भी था हमारे परिवार में, मतलब हमारे खानदान में अमीर लोग भी हुआ करते थे और गरीब लोग भी हुआ करते थे। लेकिन कजन ब्रदर सिस्टर्स के अंदर या फ्रेंडशिप में या स्कूल के जो फ्रेंड आज भी हमारे हैं, उसमें कहीं पर भी पैसे की कोई बात आज तक नहीं आई है। आज के बच्चे जो युवा हैं, जो कल की हम बात करें तो बहुत अच्छे घराने के बच्चे हैं, देहरादून के रिनाउंड फैमिली के रिचेस्ट पीपल के बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो उनको एक सभ्यता, जो एक, हालांकि अब बात करना ठीक नहीं है, वो बच्चे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन और बहुत सारे युवा जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा सबक उनको इस चैनल के माध्यम से, HNN से देने की जरूरत है कि आप हमारे भविष्य हैं। हमारा जीवन काफी हद तक अब चला गया है, आने वाले समय में भारत का जो परचम पूरे विश्व में लहराएंगे वो आप लोग लहराएंगे। और अगर आप ये बहुत तेज रफ्तार को यूज करते हैं गाड़ी को चलाना, या आप ड्रग्स लेते हैं या शराब पी के चलाते हैं, ये सच में एक क्राइम है। ये क्राइम समाज के लिए भी है और आपके स्वयं के लिए भी है कि आपकी डेड बॉडी तक का पता नहीं चल रहा है कि उससे कितना बुरा उसका हाल हुआ है। तो ये जो गैप की जो आप बात कर रहे थे, ये गैप पहले भी था, आज भी है। आज बच्चा ये सोचता है कि मैं क्यों मतलब मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बुलेट चाहिए, मुझे भी कार चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ता अपना लें। आप कुछ समय वेट करें, आप मोटिवेट रहें, आप जो भी करना चाहते हैं आप फुल फ्लैशली उसमें मेहनत करें। जब आप क्वालिफाई कर जाएं, हमारे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और आज उनके पास जो उनका सपना था वो पूरा कर रहे हैं। गाड़ी ले लेना अगर आपका सपना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत नहीं करना चाहिए, बट वो कोई सपना नहीं होता। गाड़ी लेने से कोई हैप्पीनेस का होना, जीवन में शांति का होना, या जीवन को जीवन समझना, या उसको सकारात्मक पॉजिटिव वे में लेना, ये बहुत अलग चीजें होती हैं। इससे गाड़ी से या बाइक से, बुलेट से कोई मतलब नहीं होता। ये बुलेट जो आप ले रहे हो खुद के लिए नहीं है, दिखाने के लिए होती है। तो दिखाना किसको चाहते हो आप? तो ये बात सही है कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ पावर है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा यूथ है। और आने वाला समय भी, जैसे डॉक्टर मुकुल शर्मा ने कहा, कि यूथ का होगा, तो उस यूथ की जो पावर है, एनर्जी, उसे सही चैनलाइज किया जाए तो बहुत बेहतर इस देश के लिए हो सकता है, अपने फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। अंत में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जो आपकी मुहिम आप चला रहे हैं एंटी ड्रग्स में और जो शपथ दिला रहे हैं उसको लेकर? देखिए, मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैंने बहुत सारे परिवारों को ख़राब होते हुए देखा है, और मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है जो उन्होंने ड्रग्स में अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, या उनके चक्कर में उनके माता पिता डिप्रेशन में रहे, हमारे पास आए, या जो मैं समझता था कि IAS PCS डॉक्टर, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा था, वो बन सकता था, वो नहीं बन पाया। तो ये मुझे सोने नहीं देता है, और मैं पूरे बचे हुए जीवन में ये अभियान चलाता रहूंगा कि कोई भी व्यक्ति ड्रग्स ना ले, ना हम ड्रग्स लेंगे, ना हम लेने देंगे। अभियान है जो हम पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरी इंडिया में, पूरे भारत में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही 50,000 प्लस लोगों ने, एक स्कूल में जो हम थे तो वहाँ मालूम पड़ा कि 50,000 यहाँ पर पूरे हुए हैं कि जिन्होंने शपथ ली है कि कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ना ड्रग्स लें, ना ड्रग्स लेने दें। अगर आप स्वयं को बचाते हैं तो हमारा भविष्य है, बहुत सुनहरा भविष्य है, और आप किसी एक व्यक्ति को बचाते हैं
तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपको जो शांति का अनुभव होगा, जो प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आएगी, वो कहीं और से नहीं मिल सकती। ये मेरा प्रयास है, ये मेरी आपसे शुभकामना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकुल शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे यूथ को, हमारे समाज को एक बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है कि ना ड्रग्स लें, ना ड्रग्स लेने दें, क्योंकि युवा हमारे समाज का भविष्य है। अगर भविष्य खराब हो गया तो क्या हमारे देश का हाल होगा, आप सभी समझ सकते हैं। और जन जागरूकता की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन या लोनलीनेस एक महज शब्द नहीं है, ये वाकई में एग्जिस्ट करता है। ये समझने की कोशिश करें, इससे शर्माएं नहीं, बच्चों को भी ओपनली डिस्कशन में लेकर आए ताकि इन सब चीज़ों से बच्चे बाहर निकल सके, क्रिएटिविटी की ओर बढ़ सके।